जयंत पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो चोल काल का अंतिम जो पार्ट है वो लेकर के मैं आया हूं। और इस पार्ट की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अब वो कौन से प्रश्न हैं वो तो आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी हाँ, थैंक यू। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, धन्यवाद। चलते हैं पॉइंट की तरफ। चोल अर्थव्यवस्था, चोल साहित्य, चोल कला और इसके अलावा कुछ विविध क्षेत्र, इन पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं चोलों की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था इसलिए थी क्योंकि इनके व्यापारियों तक के समूह बने हुए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से हम देखेंगे कि इनकी अर्थव्यवस्था मजबूत क्यों रही, क्योंकि उन्होंने विभाजन इस प्रकार से कर रखा, भूमि को भी बहुत शानदार तरीके से बांट रखा। तो देखते हैं इसके बारे में। भूमि कर तो कितना था, 1/3। तो ज्यादातर हम जानते हैं कि 1/3 का मतलब हो गया तीसरा हिस्सा हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना लगभग सब में ही था। अच्छा, कुछ चीजें ट्रिक के लिए हैं, मतलब शानदार ट्रिक मैंने बनाई है, तो आप अंतर जरूर देखिएगा इसको। चलते हैं चतुर्वेदिक मंगलम, ये क्या चीज थी? चतुर्वेदिक का मतलब क्या हुआ? 4 वेद, और 4 वेदों का क्या मंगल, और वो करने वाले कौन? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो थे उनको दी जाने वाली वह भूमि जो करमुक्त थी। कैसी थी? करमुक्त। करमुक्त का मतलब क्या हुआ? जिसमें टैक्स नहीं लगेगा। जैसे क्यों? क्योंकि ये वेद पढ़ते थे इसलिए, तो ये वेदों का ज्ञान देते थे, तो इनके ऊपर कम से कम इनकी जमीन पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो जो ब्राह्मण वेद पढ़ते थे, लोगों को वैदिक शिक्षा देते थे, उन लोगों की जमीन के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। ये बड़ी बात थी। दूसरी बात, ब्रह्मदेव भूमि। ब्रह्मदेव भूमि क्या थी? ब्रह्मदेव का मतलब सीधी सी बात है, ब्राह्मण को दी गई भूमि। अब ये थी इच्छा से दान करना, ब्राह्मण को क्या करना? दान करना। तो यहाँ दान की गई जो भूमि थी उसे कहते थे ब्रह्मदेव भूमि। तो दोनों बातें अलग हो गई। वेद पढ़ाने वाला जो ब्राह्मण है उसको दी गई भूमि जो है वो तो करमुक्त होगी, क्योंकि वो कार्य कर रहा है, इसलिए उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वो तो कौन सी हुई? चतुर्वेदिक मंगलम। और वो ब्राह्मण को दी गई भूमि जो दान तो दे दी गई, लेकिन टैक्स तो उसको भरना ही पड़ेगा। दान तो दे दी लोगों ने, अब उस पे कमाओ और उसके बाद जो टैक्स बनेगा वो टैक्स उसे देना पड़ेगा। और टैक्स कितना था? 1/3। मतलब कि अगर उसके 3 बोरी हुई तो एक तो उसको देनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो इस प्रकार से उसका विभाजन था। अब चलते हैं अगली चीज, कलंजू। कलंजू क्या है? कलंजू जो है वो चीज क्या है? तो यहां समझने की बात है कि सोने के सिक्के जो थे, वैसे तो कलंजू का मतलब काला हो गया, कल यानी काला, ठीक है, लेकिन यहां याद रखना पड़ेगा आपको कि कलंजू का मतलब यहां पर सोने के सिक्के हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से। एग्जाम में क्या पूछेगा आपको पूछा जाएगा कि चोलकालीन सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? कलंजू कहा जाता था। अब अगली चीज आती है वस्तुओं का आदान प्रदान कैसे होता था? तो वस्तुओं का आदान प्रदान वस्तु विनिमय था। और वस्तु विनिमय समझ गए होंगे आप कि जब किसी चीज को खरीदना था तो लोग क्या करते थे? धान दे के थे, धान यानी चावल देते थे और वस्तु ले लेते थे। तो वस्तु विनिमय का माध्यम जो था वो ज्यादा प्रमुख प्रचलित कौन सा था? धान यानी चावल दे करके कुछ भी दे देते थे। अगली चीज थी व्यापारी समूह जो थे, उनके अंदर जो व्यापारी समूह करते थे उनकी स्थिति क्या थी? तो उनके अंदर 3 प्रमुख ग्रुप थे। एक वलंजिया, दूसरा नाना देशी और तीसरा मणिग्राम। तो नाम से देखो मालूम पड़ता है क्या? देखिए, वली यानी बल्ली है कोई, वलंजिया यानी एक बली आदमी है, मतलब बहुत ताकतवर है, उसके नाना ने उसको क्या दे दी? मनी दे दी। अब मनी किसकी होती है? वो तो गणियों के पास होती है। तो मणिग्राम मनी हो गई, अर्थात व्यापारी ग्रुप हो गया होगा। नाना देशी, व्यापारी में कौन था? एक नाना, और नाना का जो द्वैता था वो कौन था? वलंजिया। ठीक, तो वलंजिया क्या था? ना बल्ली था, ताकतवर था। तो वलंजिया, नाना देशी और मणिग्राम, ये 3 क्या थे? व्यापारियों के समूह। किसके समय? चोल शासकों के समय। तो ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा सीधा, ये तीनों के नाम दे देगा, पूछेगा कि ये जो व्यापारी ग्रुप है वो किस राजवंश के समय थे। तो वहां पर सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कि मनी यानी पैसा किस में है? चोलिया में है, ठीक है ना? ऐसे आलोचना। अब चलते हैं साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण था और
दो प्रकार के साहित्य का विभाजन था, तमिल और कन्नड़ साहित्य। तमिल साहित्य की बात करूं तो इसमें सीधा प्रश्न पूछ सकता आपसे कि त्रिरत्न, तमिल साहित्य के त्रिरत्न थे वो कौन थे और कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखने का तरीका सुनिए। तमिल साहित्य जो था उसके तो त्रिरत्न कौन से थे, कंबल, ओट्ट, कुट्टन और पुगलेंदी। याद कैसे रखोगे इसको कि तमिल यानी तिल के लड्डू, और उन लड्डुओं के लिए कंबल को ओढ़ा, ओढ़ा यानी ओटम, कंबल की ओट में क्या किया, पुगलेंदी। और बच्चे कहते हैं ना पुग्गे, चेक करते हुए पहले नंबर किसका आएगा तो उसे बोलते हैं पुगलेंदी, तो पुग लिया उन्होंने, ठीक है ना, किसके लिए, तिल के लिए। और कैसे, कंबल की ओट में, तो कंबल की ओट में पुग लिया, किस लिए, तमिल के लिए। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं तिलों के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया तमिल साहित्य के त्रिरत्न। इसी प्रकार से कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न, इसको याद रखने की छोटी सी ट्रिक है, क्या, देखिए कन्नड़ में क्या है, आदाक्षर है, इन सब में आदाक्षर आएगा त्रिरत्नों में, जैसे पंप, पौन और रन, ठीक है, नाम इस प्रकार से पंप, पौन, रन, ठीक, किसमें आएंगे, कन्नड़ में। तो इसको इससे जोड़ के रखना अच्छी तरह से। तो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न थे पंप, पौन, रन, और तमिल साहित्य के त्रिरत्न थे कंबल, ओट्ट, कुट्टन और पुगलेंदी। आगे चलते हैं अपन कला, आर्ट। आर्ट की अगर हम बात करें तो देखिए चोल साहित्य की जो आर्ट थी बड़ी महत्वपूर्ण आर्ट थी। इसलिए महत्वपूर्ण कहेंगे क्योंकि इसमें जो कांस्य की प्रतिमा है, चोल साहित्य के चोलकालीन जो कांस्य प्रतिमाएं हैं वो संसार की सबसे सर्वोत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं हैं। मतलब ऐसी कांस्य की प्रतिमाएं पूरे संसार में उपलब्ध आपको नहीं होंगी। फिर दूसरी चीज जो आती है वो ये कि इसके अलावा क्या बस ये कांस्य प्रतिमाएं थी क्या, तो नहीं, कांस्य प्रतिमाएं थी लेकिन उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण इतनी कि जिसका बहुत बड़ा योगदान है चोलों के इतिहास में, और न केवल चोलों के इतिहास में बल्कि संपूर्ण भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। तो वो भी देखते हैं। अच्छा, आज भी इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, मैं बताता हूं कैसे। देखिए तंजौर, तंजौर किनकी राजधानी थी, चोलों की राजधानी। उसमें एक मंदिर वृद्धेश्वर मंदिर, ठीक है, तो पूरा जोर लगाया और वृद्ध कर दिया, बड़ा कर दिया, तो वृद्धेश्वर। अच्छा, जब आप बहुत बड़ी चीज को लेके जा रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है, तो ऐसे में बताइए कि क्या भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगी, तो वृद्धेश्वर मंदिर जो है उसको पर्सी ब्राउन ने, उसकी जो पूरी आर्ट देखी, उस आर्ट को देखने के बाद पर्सी ब्राउन ने क्या कहा कि ये भारत की वास्तुकला का निष्कर्ष है। मतलब भारत की जो पूरी वास्तुकला है उसका निष्कर्ष यही है। ये बात किसने कही, पर्सी ब्राउन ने। तो एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा कि पर्सी ब्राउन ने किस मंदिर के बारे में कहा कि उसकी वास्तुकला पूरे भारत की वास्तुकला का निष्कर्ष है, तो उत्तर क्या आएगा, वृद्धेश्वर मंदिर, जो कहां का है, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर। और किस समय बना था, ये चोल काल के अंदर निर्मित हुआ था। अगली चीज नटराज की प्रतिमा। ये नटराज की जो प्रतिमा है ये चोल राजाओं की, ये कह सकते हैं चोल राजवंश की, या फिर ये कह सकते हैं कि चोल संस्कृति की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। और कैसे थी कि नटराज की जो प्रतिमा है उसको आज भी भारतीय नृत्य कला जो है उसके अंदर आज भी नटराज की प्रतिमा को पूजा जाता है, जो आपने कई जगह देखी होगी। और उसके बाद नृत्य क्या आता है, मतलब उसका प्रभाव आज भी है और बहुत बड़े स्तर पे प्रभाव है इसका। और इसलिए हम क्या कहेंगे, चोल संस्कृति का सांस्कृतिक निचोड़, चोलों का सांस्कृतिक निचोड़ अगर कहीं पर है तो वो कहां है, नटराज की प्रतिमा में दिखाई देता है। ये था क्या यहाँ की कला के बारे में एक नॉलेज। अब हम आगे चलते हैं इनके कुछ विविध क्षेत्रों के ऊपर, जिनमें से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने सिलेक्ट किए हैं, लिखे, इनको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। सेना, सबसे पहले अगर हम देखें तो चोलकालीन सेना कैसी थी, तो सेना में सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट जो थी, सबसे महत्वपूर्ण ताकतवर मानी गई थी कौन सी, पदाती सेना। चोल काल के अंदर पदाती सेना को सबसे ताकतवर माना गया। और चोल सेना का सबसे संगठित अंग था कौन सा, पदाती सेना। बाकी असंगठित थे लेकिन संगठित रूप में कौन थी, पदाती सेना। फिर इसी प्रकार से हम देखें तो गांवों की स्थिति देखते हैं, तो चोलकालीन जो गांव थे उन्हें तनीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तनीर। अच्छा, इस तनीर जो था उसकी एक वर्किंग कमेटी थी। वर्किंग कमेटी मतलब कार्य समिति, कार्य करने वाले लोग। अच्छा, कार्य करने वाले लोगों के अंदर कुछ लोग होंगे, कोई ना कोई तो होगा लोगों में, मतलब 10 20 50 आदमी। 10 20 50 जो होंगे वो कर्मचारी होंगे, तो वेतनभोगी कर्मचारी होंगे।
उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था मध्यस्थ। क्या कहते थे उनको? मध्यस्थ। तो सीधा प्रश्न आएगा, तन्वीर की कार्य समिति के लोगों को क्या कहते थे? क्या कहते थे? मध्यस्थ कहते थे। अगला, अच्छा चोल साम्राज्य देखकर के पूछेगा आपको कि चोल साम्राज्य के अंदर जो ग्राम या तनीर हुआ करते थे, उनके मध्यस्थ कर्मचारियों को या वेतनभोगी कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहते थे? मध्यस्थ। आगे चलते हैं कि इसके अलावा और क्या। तो एक शब्द आता है यहाँ पर ईशान सिंह। ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, एक शैव संत था, और इस शैव संत ने राजेंद्र प्रथम को शिक्षा दी थी। यदि उसका गुरु था कौन? ईशान सिंह। किसका? राजेंद्र प्रथम का। तो इसका भी उल्लेख चोल राजवंश में काफी अच्छे स्तर पर मिलता है। इसी प्रकार एक बंदरगाह का भी वर्णन मिलता है जिसका नाम है कावेरीपट्टम। कावेरीपट्टम बंदरगाह जो है वो 10वीं शताब्दी यानी जब चोलों का काल था उसका सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो आपको सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं कि चोल वंश का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो कौन सा था? कावेरीपट्टम चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। अब इसके अलावा दो चीजें और बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो शिलालेख और एक राजधानी। एक महत्वपूर्ण शिलालेख इस समय का था जिस शिलालेख का नाम है उत्तर मेरू शिलालेख। इस शिलालेख में था क्या? इस शिलालेख में थी सभा और संस्था। इन सभा और संस्था का विस्तृत वर्णन कहां मिलता है? उत्तर मेरू शिलालेख में मिलता है। अच्छा किसने लिखवाया? तो परांतक प्रथम ने लिखवाया। किसने लिखवाया? परांतक। तो उत्तर यानी उत्तर दे रहा है, परांतक यानी प्रति उत्तर बोल सकते हैं। तो परांतक को उत्तर से जोड़ लेना, ठीक है ना? परांतक उत्तर। तो उत्तर मेरू शिलालेख किसका है? परांतक प्रथम का। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला चलता है, अगले चलते हैं राजधानियां। इसमें से तो निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न कैसे देगा कि निम्न में से चोल राजवंश की राजधानी नहीं रही। तो अब ये दे देगा, अब नहीं रही आपको अगर याद है तो ठीक, अन्यथा गलत। तो उसका उत्तर क्या करना है इसका? वो देखिए पहले तो थी कौन सी? उरैयूर, तंजौर, गंगेकोंड, चोलपुरम और कांची। अब इनको कैसे याद रखेंगे? उत्तंग, उत्तंग यानी काफी ऊंचा, तो उत्तंग, ठीक है। तीन अगर उत्तंग, ठीक, तीन सब याद रखना। उत्तंग, अच्छा उत्तंग क्या? चौका। ऊपर कौन गया? चौका गया, ठीक है। तो क्रिकेट खेलते हैं चौका आता है, तो वही उत्तंग चौका। बस ये चार शब्द याद रखना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्रमशः ये राजधानियां थी, पहले शुरू से लेकर के इस प्रकार से राजधानियों का इनका क्रम रहा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये क्रम याद रखना पड़ेगा आपको। ऐसे पांच याद करने से काम नहीं पड़ा, क्रम याद रखना पड़ेगा कि इसके बाद ये आई, इसके बाद ये आई। उसका सीधे ट्रिक जो मैंने आपको बताई वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उत्तंग चौका, ठीक है, सीधा सा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करें, यहां तक कोई समस्या अपने आप नहीं है। एक टॉपिक बीच में रह गया, वो भी देख लेते हैं। बागान समिति। बागान समिति क्या थी? सड़कों को देखभाल करने वाली समिति। अच्छा होता क्या था? सड़क और सड़क के दोनों तरफ क्या थे? पेड़ पौधे अर्थात बागान। तो उन बागानों की देखभाल करने के लिए बागान समिति होती थी, जो सड़क की देखभाल करने वाले बोल सकते हैं या बागान की देखभाल करने वाले, तो उन्हें क्या कहते थे? बागान समिति। ये कॉमन ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इस पूरे को पढ़ने के बाद हम अब निश्चित रूप से कह सकते हैं कि चोल साम्राज्य कंप्लीट हुआ। तीनों वीडियो मैंने आपके लिए डाल दिए हैं। अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जितना हो सकेगा मैं आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि इसमें कुछ बढ़िया है, कुछ अच्छा है और भी विद्यार्थियों को देखना चाहिए, तो निश्चित रूप से मैं आपसे कहूंगा कि अधिक से अधिक दोस्तों के पास आप शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।